नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लैब में। मेरा नाम है अंजू और हर बार की तरह हम हिंदी को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम, जैसा कि आपको नाम से समझ ही आ रहा होगा, सर्व सर्व यानी कि सबका, नाम यानी कि नाम, सबका नाम। इस तरह से सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब आप कहेंगे कि मैम पिछली क्लास में ही तो हमने संज्ञा पढ़ा, जो कि सभी चीज़ों का नाम होता है जो हमें दिखाई देती हैं, उन सभी चीज़ों के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जब हम संज्ञा को एक बार पढ़ चुके हैं या नामों को हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो हिंदी व्याकरण में हमें दोबारा से सर्वनाम पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सही कहा दोस्तों आप लोगों ने, लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर हम अभी थोड़ी देर में देंगे। उससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। पूर्वी एक अच्छी लड़की है। पूर्वी कक्षा 4 की छात्रा है। पूर्वी पढ़ाई में बहुत होशियार है। पूर्वी सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। पूर्वी का एक छोटा भाई भी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस उदाहरण को देखा और इसमें कुछ नोटिस किया क्या? अगर नहीं किया है नोटिस, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इस पूरे उदाहरण में आपको पूर्वी शब्द बार बार दिखाई देगा, जैसे पूर्वी, 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 पूर्वी और फिर से पूर्वी। तो ये जो पूर्वी शब्द है वो पूर्वी एक संज्ञा है, ये नाम है। तो जब है ना संज्ञा हर बार रिपीट होते हैं तो वो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि पूर्वी ये, पूर्वी वो, पूर्वी ऐसा, पूर्वी वैसा, तो नहीं अच्छा लग रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुनने वाला है ना इरिटेट हो जाता है। इसलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संज्ञा का ही कार्य करते हैं। तो इस उदाहरण में पूर्वी शब्द एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द जब बार बार रिपीट होते हैं तो वो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं और कई बार तो सुनने वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। इसलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं जो संज्ञा का ही कार्य करते हैं और उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसी उदाहरण को एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्वी एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 4 की छात्रा है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। उसका एक छोटा भाई भी है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा इस उदाहरण में और इस उदाहरण में कितना अंतर है। जब हम इस उदाहरण को पढ़ते हैं तो इसमें बार बार पूर्वी ये, पूर्वी वो, पूर्वी ऐसा, पूर्वी वैसा, तो जो पूर्वी शब्द संज्ञा शब्द है बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। जबकि इस नीचे वाले उदाहरण में हमने वही चीज लिखी है, लेकिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है जो संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, जिन्हें हम सर्वनाम भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें। पूर्वी एक अच्छी लड़की है। फिर हमने वह कक्षा 4 की छात्रा है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। उसका एक छोटा भाई भी है। तो इन शब्दों के प्रयोग की वजह से ये हमारा जो नीचे वाला उदाहरण है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, हमारे वाक्य और सुंदर लगने लगे हैं और संज्ञा शब्द बार बार इसमें रिपीट नहीं हुए, जिससे सुनने में अच्छे लग रहे हैं या पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर इरिटेट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सवाल के जवाब पर चलते हैं। आपने स्टार्टिंग में एक सवाल किया था कि मैम हिंदी व्याकरण में हमें सर्वनाम की क्या जरूरत पड़ती है, हम सर्वनाम को हिंदी व्याकरण में क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को, रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम सर्वनाम को पढ़ते हैं और सर्वनाम के प्रयोग से ही हमारा वाक्य और भी सुंदर बन जाता है, जो पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, स्वयं, स्वयं या अपना। तो ये सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। और ये जो 11 शब्द लिखे हैं, ये टोटल जो भी लिखा है ये 11 है। ये 11 शब्द ही सर्वनाम होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम नहीं, इसके अलावा भी और भी सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे मेरा, मुझसे, तेरा, तुझसे, इसका, उसका, हमारा, ये, वो इत्यादि।
तो जी हाँ दोस्तों, ये शब्द भी सभी सर्वनाम होते हैं, लेकिन मूल रूप से सर्वनाम शब्द सिर्फ 11 ही होते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, और बाकी के जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, वो इन्हीं शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे मैं, मैं से मेरा, मुझे, मुझसे, तू, तू से तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुझसे, यह, वह से इसका, उसका, इसे, उसे, ये, वो, इत्यादि। ये सारे शब्द जो भी हैं वो इन्हीं शब्दों से बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम में मूल रूप से यही 11 शब्द होते हैं, और इन्हीं 11 शब्दों को हम 6 प्रकारों में बांटते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम इनके 6 प्रकारों को देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? मैं, तू, यह, वह। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये सर्वनाम शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये सर्वनाम शब्द आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, ये आते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। और इसी तरह से निजवाचक सर्वनाम में स्वयं या अपना, ये शब्द आते हैं। तो इन्हीं 11 शब्दों को हमने इन 6 प्रकारों में बांट दिया है, जिसको हम सर्वनाम के प्रकार भी कहते हैं। अब चलिए हम एक एक करके इन सारे सर्वनाम के प्रकारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इन तीनों प्रकारों को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब कोई 2 दोस्त हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं कौन हुई, वक्ता, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, श्रोता। अभी हम लोग आपस में अपने बारे में कोई भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस बातचीत में कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। वो तीसरा व्यक्ति हमारी उस बातचीत का जो हिस्सा होता है, वो तीसरा व्यक्ति उस समय वहां पर उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अपने बारे में बात ना करके किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे उसका वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, लगता है उसका तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो अभी मैं वक्ता हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप श्रोता है। लेकिन हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो वो जो तीसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति अन्य पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, और जो तीसरा व्यक्ति है वो अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष आ जाता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं या वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, वक्ता अपने लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम्हारा इत्यादि, उन सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, इसका, उसका, तो वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ये तो थे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, ये हमने अभी पढ़ लिए हैं।
लेकिन आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष यानी कि पुरुष में दोनों ही आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें पुरुष का बोध हो उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह खा रही है, तो यह इसमें यह क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, क्योंकि हमें इससे यह शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई लड़की है या स्त्री जाति का कोई है जो खाना खा रहा है या कुछ भी चीज खा रही है। तो यह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कल चला जाऊंगा, तो कौन चला जाएगा? मैं चला जाऊंगा, तो ये भी क्या हुआ? पुरुषवाचक हुआ। वह रो रहा है, कोई रो रहा है मीन्स कोई लड़का रो रहा है या बच्चा रो रहा है, तो वह से भी हमें किसी पुरुष का ही बोध हो रहा है, तो ये वह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के संकेत मिलते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह रमेश का पेन है, तो इस वाक्य में यह शब्द है वो सर्वनाम है और यह शब्द से हमें निश्चित संकेत मिल रहे हैं कि ये जो पेन है वो किसका है? रमेश का पेन है। तो इस तरह से जब हमें निश्चित संकेत मिले किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति का, तो वहां पर ये निश्चितवाचक सर्वनाम आता है। वह मेरे बगीचे का फूल है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम है और वह शब्द से हमें एक निश्चित संकेत मिल रहा है कि ये जो फूल है वो किसका, कहाँ का फूल है या किसका फूल है? वह हमारे बगीचे का है, मेरे बगीचे का है। हम किसी दूसरे बगीचे से नहीं लाए हैं, ये हमारे खुद के बगीचे का है। तो हमें ये निश्चित संकेत मिल रहे हैं कि मेरे ही बगीचे का फूल है। तो इस जो सर्वनाम शब्द है वह, तो यह वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अपन ऐसे नॉर्मल मार्केट में होते हैं तो कहते हैं वो देखो तुम्हारे पिताजी, तो वह तुम्हारे पिताजी हैं। तो वह शब्द से हमें निश्चित संकेत मिल गया कि वो जो पिताजी हैं वो किसके हैं? उसके पिताजी हैं, तुम्हारे पिताजी है। तो हमें जब निश्चित संकेत मिलते हैं किसी भी चीज के, वस्तु के या व्यक्ति के, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह शब्द आया है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह और वह शब्द आया है। अगर एग्जाम में कभी है ना ऐसे वाक्य आ जाए और पूछा जाए कि अंडरलाइन करके पूछा जाए कि वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा वाला सर्वनाम होता है? तो बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह और वह जो है वो दोनों में ही आ रहे हैं, निश्चयवाचक में भी और पुरुषवाचक में भी। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको वाक्य को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद हमें ये देखना होगा कि यह और वह जो शब्द हैं उन शब्दों से हमें किसी कर्ता के बारे में पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। कर्ता यानी कि जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाले व्यक्ति को ही हम कर्ता कहते हैं। तो जब हमें वाक्य में कर्ता का पता चले तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि हमें कर्ता का पता नहीं चलता है तो वो किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए कि यह खा रही है, तो इस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है? खाना खाना या कुछ भी चीज खाना, ये क्रिया है और इस क्रिया को कौन कर रहा है? कोई लड़की कर रही है। तो यह उसके लिए हमने यह शब्द प्रयोग किया है। तो अब हमें पता चल रहा है कि इसमें कर्ता कौन है। यह शब्द जो है वह कर्ता है और वह रो रहा है। रोना, रोना एक क्रिया है और उस क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहेंगे। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? वह। तो यह और वह, इन दोनों शब्दों से हमें कर्ता पता चल रहा है कि इस वाक्य में कर्ता कोई है। तो यहाँ पर जब कर्ता का पता चला तो ये किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और यहाँ पर जब हम यह और वह देखेंगे, यह रमेश का पेन है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? कोई भी क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो वहां पर कोई कर्ता भी नहीं होगा और जब कर्ता नहीं है तो वहां पर यह और वह जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसी प्रकार से इस उदाहरण में वह मेरे बगीचे का फूल है, तो इस वाक्य में भी कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्ता नहीं है,
इसीलिए यह जो वह शब्द है, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का जस्ट अपोजिट होता है। निश्चयवाचक में हमें निश्चित संकेत मिलते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें निश्चित संकेत नहीं मिलते हैं। इसकी परिभाषा में भी यही लिखा है कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, तो इस वाक्य को पढ़कर इसमें कोई शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इस वाक्य को पढ़कर हमें कोई भी निश्चित संकेत नहीं मिल रहे हैं, हम क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई भी हो सकता है उसमें। तो जब हमें निश्चित संकेत नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दाल में कुछ गिर गया है, तो इस वाक्य को पढ़कर हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि दाल में क्या गिर गया है। कोई कंकड़ भी हो सकता है और कोई कीड़ा भी हो सकता है। तो जब हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, अनिश्चित है हम किसी भी चीज में, तो वहां पर जो भी सर्वनाम आएगा उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए, वहां संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस वाक्य को पढ़कर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक संबंध है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी व्यक्ति को वैसे ही फल भोगने को मिलेंगे, या उसी के अनुसार उससे परिणाम उसको मिलेंगे। तो इसमें जैसा और वैसा, इन दोनों शब्दों से इसमें संबंध नजर आ रहा है। और इसमें आप ये देखेंगे कि हमेशा जो संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य होते हैं उसमें हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे, और दोनों ही शब्द हमेशा है ना एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, यानी कि अभी जो बाहर खड़ा हुआ है व्यक्ति, वही व्यक्ति कल भी आया था। आज कोई नया व्यक्ति नहीं आया है, वही व्यक्ति आया है। तो इसमें जो शब्द है और वह शब्द है, ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं, और इन्हीं शब्दों की वजह से इस पूरे वाक्य में संबंध भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्दों के स्थान पर तो आते हैं, लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसका, ये जो भी शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इन्हीं शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने क्या खाया, तो इस प्रश्न ये है ना, एक प्रश्न किया जा रहा है कि क्या खाया आपने। अगर हम इसका उत्तर देंगे कि हमने समोसा खाया, तो समोसा शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या आया? एक प्रश्नवाचक शब्द आया। तो यही प्रश्नवाचक शब्द क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। घर में कौन घुसा था, तो कौन शब्द से ये वाक्य हमारा पूरा प्रश्न बन गया। तो कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि निजवाचक, निज यानी कि अपना। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए हम कर्ता स्वयं अपने लिए यूज करता है, प्रयोग करता है, उन्हीं सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपना इत्यादि, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी खुद के लिए करता है। तो ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रमेश खुद कार चलाएगा, यानी कि इसमें खुद शब्द आया है, वो खुद के लिए करता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है कि रमेश खुद कार चलाएगा। तो खुद शब्द क्या हुआ? ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। इसमें आप शब्द है, आप यानी कि खुद, आप खुद भी भले हैं तो आपको सारा जग भला दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हो गया।
लेकिन दोस्तों आप एक ऐसा शब्द है, इस शब्द में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं क्योंकि हिंदी में हम आप शब्द का प्रयोग अपने से बड़े लोगों को आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी करते हैं और आप शब्द का प्रयोग हम अपने खुद के लिए भी करते हैं। तो जब भी है ना आप किसी भी वाक्य में आप शब्द को देखें और वहाँ पर आपको सर्वनाम पता करना हो कि ये कौन-सा सर्वनाम है, तो आप थोड़ा-सा रुकिए और उस वाक्य को बहुत ही अच्छे से पढ़िए और समझिए उसमें कि आप शब्द जो आया है वो खुद के लिए आया है, कर्ता के खुद के लिए आया है या हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए आप बोल रहे हैं। जैसे कि हम पूछते हैं कि दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? ये वाक्य है तो इस वाक्य में आपका प्रयोग किया गया है, लेकिन ये वाला जो आप है वो हमने अपने खुद के लिए प्रयोग नहीं किया है। हम आप किसी व्यक्ति से जिससे हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? तो उसको आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है। तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वहाँ पर आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा और जबकि ये है आप भला तो जग भला। आप यानी कि अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब अपने खुद के बारे में बात हो, वहाँ पर आप शब्द आए, तो वो आप निजवाचक सर्वनाम में आएगा। तो दोस्तों आज का सर्वनाम टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।